हेलो दोस्तों, अब हम आज चर्चा करते हैं क्वेश्चन संख्या 4 पे। देखिए, हमने तीन क्वेश्चन बनाए थे, उनमें लगभग 1.5 घंटे का वो लेक्चर हो गया और वीडियो बहुत लंबा बन रहा था। इसी वजह से और टाइम की कमी की वजह से, और इसके अलावा मेरे पास टीम भी अभी है ना, वो काम पे लगी हुई है, सबके सब एग्ज़ाम में लगी हुई हैं। इसीलिए यह स्क्रीन रिकॉर्डर की सहायता से PDF बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस क्वेश्चन को अब हमें किस प्रकार से लिखना है, तो देखिए, हम सबसे पहले प्लेटो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। देखिए, प्लेटो आदर्शवादी विचारक था, तो उसने क्या किया था, आदर्श राज्य की कल्पना भी की थी। इसके अलावा देखिए, आदर्शवादी विचारक जिन अवधारणाओं को स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, वह उन्हें बिना किसी संख्या के अपनी आदर्श देखिए, आदर्शवादी क्या होता है, कुछ अवधारणाएं बनाते हैं अपने ऊपर और स्वयं सिद्ध कर लेते हैं और बिना किसी संख्या के अपनी आदर्श व्यवस्था में स्थापित करते हैं। तो प्लेटो भी इसी तरह का था। तो देखिए आगे, जब प्लेटो रिपब्लिक में अपने आदर्श समाज व्यवस्था का वर्णन करता है, तो एक नूतन साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की भी सिफारिश करता है। प्लेटो क्या करता है, आदर्श समाज व्यवस्था का वर्णन के साथ साथ एक साम्यवादी व्यवस्था की भी स्थापना की सिफारिश करता है। उसकी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य आत्मा में ज्ञान को जागृत करना तो साम्यवादी व्यवस्था की उस ज्ञान ज्योति को निरंतर प्रज्वलित करने के लिए आवश्यक सामाजिक तैयार करना था। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में प्लेटो ने प्रस्तुत किए। तो उसने क्या किया, आत्मा में ज्ञान को जागृत करना साम्यवादी व्यवस्था की तथा ज्ञान ज्योति को निरंतर प्रज्वलित करने के लिए आवश्यक सामाजिक पर्यावरण तैयार किया। देखो, आत्मा में ज्ञान जगाना उसका मुख्य मकसद था और इसीलिए उसने क्या किया, साम्यवादी व्यवस्था की उस ज्ञान ज्योति को निरंतर प्रज्वलित किया जिसमें सामाजिक पर्यावरण तैयार हो। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में प्लेटो ने प्रस्तुत किया। प्लेटो ने जिस साम्यवादी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की, वह यूनान की तत्कालीन परिस्थितियों से भी प्रभावित है। देखिए, यूनान का इतिहास हमारी जो वर्ल्ड हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है, वहाँ पे बहुत डिटेल में हो रहा है। सब कुछ जो UPSC के लिए चल रही है वो मैं खुद करवा रहा हूँ। आगे बढ़िए। उस समय सिसिली का शासक डायनोसियस प्रथम था। अब ये सिसिली वही है, स्ट्रोमली ज्वालामुखी। देखिए, तो उस समय किस समय प्लेटो ने जब रिपब्लिक में आदर्श समाज की स्थापना की थी, उस समय ये सिसिली का शासक था डायोनिसियस प्रथम। अब डायोनिसियस प्रथम था, आर्थिक व राजनीतिक सत्ता के केंद्रीय कारण नष्ट हो गया था। ये वहाँ का शासक था डायोनिसस। उसने क्या किया, आर्थिक और राजनीतिक सत्ता को अपने पास में कर लिया, केंद्रीकरण कर लिया, तो उसका जो राज्य था वो नष्ट हो गया। अतः इस समस्या के हल के लिए उसने संपत्ति के साम्यवाद की योजना रखी। तो पहले तो वो संपत्ति का पूरा पावर अपने पास रखता था, लेकिन उसके बाद में उसने अपने हाथ में न रख के साम्यवाद की योजना रखी, मतलब सबको हिस्सेदारी में, जिसमें उसने अपने दार्शनिक शासक को संपत्ति से वंचित रखा। तो देखिए, यहाँ पे जो सिसिली का शासक था डायोनिसियस प्रथम, वो आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के केंद्रीकरण के कारण नष्ट हो गया था। अब केंद्रीकरण के कारण नष्ट हो गया, तो इस समस्या का पता चला प्लेटो को। तो प्लेटो ने इस समस्या से बचने के लिए संपत्ति के साम्यवाद की योजना रखी, जिसमें उसने अपने दार्शनिक शासक को संपत्ति से वंचित रखा था। उसने बोला कि शासक की कोई पर्सनल संपत्ति नहीं होगी। इसके अलावा उस समय यूनानी जीवन पुरुष प्रधान था और स्त्रियों की हालत अत्यंत खराब थी। उन्हें घर की चार दीवारी में बंद रखा जाता था। प्लेटो ने नारियों की दशा को सुधारने के लिए नारी समानता का नारा दिया और स्त्रियों के साम्यवाद की योजना रखी। इस दृष्टि से प्लेटो वह प्रथम विचारक था जिसने नारी मुक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया। यह एक बहुउद्देशीय योजना थी। तो देखिए, अगर हम प्लेटो के आदर्श राज्य या आदर्श शिक्षा पद्धति की बात करें, तो वहाँ पे उसने नारियों को है मत देने का अधिकार भी दिया है, शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार दिया है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, जो पूरा क्वेश्चन पूछा गया था उसी के आधार पर हमें लिखना है कि प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत की आलोचना कीजिए। अब साम्यवादी जो आलोचना करेंगे हम, उससे पहले हम जान लेते हैं कि उसने किस प्रकार से ये इस साम्यवाद की ओर उसका रुख हुआ था। तो वो हमने देख लिया कि रिपब्लिक पुस्तक में। इसके अलावा सिसिली का जो राजा था डायोनिसियस प्रथम, उसकी घटना। इसके अलावा वो नारियों की हालत को सुधारना चाहता था, स्त्रियों की हालत को। अब देखिए, प्लेटो की साम्यवादी विचारधारा के स्रोत क्या क्या है। देखिए, प्लेटो द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद की विचारधारा नवीन नहीं थी। उसका व्यवहारिक रूप यूनान के नगर राज्यों में पाया जाता है। उसकी विचारधारा के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है।
मनोवैज्ञानिक आधार। प्लेटो का साम्यवाद एक साध्य न होकर न्याय पर आधारित आदर्श राज्य को स्थापित करने का साधन मात्र था। तो देखिए प्लेटो का साम्यवाद था वो एक साध्य ना था, साध्य नहीं था तो क्या था, वो साधन था। किस पर, न्याय पर आधारित आदर्श राज्य की स्थापना का साधन था। उसका मानना था कि जो साम्यवादी है ये विचारधारा, इसके अनुसार क्या होगा, आदर्श राज्य की स्थापना होगी। यह इसे साधन मानता था, साध्य नहीं मानता था। उसके अनुसार यदि शासक और सैनिकों को व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार के बंधनों से मुक्त रखा जाएगा तो वह अपने दायित्वों को निस्वार्थ और विवेकपूर्ण ढंग से निभा सकेगा। यह भी उसका मानना जो था वो सही था, मनोवैज्ञानिक आधार था उसकी साम्यवादी योजना के आधार पर। उसका मानना था कि अगर सैनिकों को व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार के बंधनों से मुक्त रखा जाएगा तो वे अपने दायित्वों को अच्छी तरह से निभाएंगे, मतलब उनके कोई इसी प्रकार का टेंशन नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं तो वो है राजनीतिक आधार। प्लेटो के अनुसार राजनीतिक कार्य कुशलता बनाए रखने की दृष्टि से राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का अलग अलग हाथों में रहना जरूरी है। क्या बोला है, प्लेटो के अनुसार राजनीतिक कार्य कुशलता बनाए रखने के लिए राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का अलग अलग हाथों में रहना जरूरी है। अगर कुशलता किसी भी काम में करना है तो अलग अलग रखना जरूरी है। अब हम देखिए आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं वो है दार्शनिक आधार। प्लेटो का साम्यवाद अभिभावक वर्ग, शासक और सैनिक के लिए ही, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है, क्योंकि प्लेटो का साम्यवाद अपरिग्रह और आदर्श राज्य का पतन करने वाले तत्वों से दूर है। व्यवहारिक आधार। प्लेटो के अनुसार शासन संचालन का अधिकार विवेकपूर्ण और सद्गुणी व्यक्तियों को है, जिन्हें प्लेटो संपत्ति से वंचित रखता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि साम्यवादी विचारधारा के स्रोत, देखिए यहाँ पे हम 4 पॉइंट की बात कर लेते हैं, मनोवैज्ञानिक आधार, राजनीतिक आधार, दार्शनिक आधार और व्यवहारिक आधार। दार्शनिक आधार में क्या है, प्लेटो साम्यवाद अभिभावक वर्ग के लिए, शासक और सैनिक, जो 3 प्रकार की कैटेगरियाँ होती है उनमें 2 ऊपर वाले के लिए। देखिए आगे नेक्स्ट देखिए प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत। संक्षेप में प्लेटो के साम्यवाद की योजना 2 भागों में विभक्त थी, संपत्ति का साम्यवाद और पत्नियों का साम्यवाद। देखिए प्लेटो का जो साम्यवाद था उसकी 2 थी, एक तो संपत्ति का और एक था पत्नियों का। तो देखिए संपत्ति का साम्यवाद क्या होता है। प्लेटो की दृष्टि में संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास का आवश्यक साधन नहीं है। उसका मानना था कि अगर व्यक्ति को तरक्की करनी है तो उसके लिए संपत्ति का होना आवश्यक नहीं है। तो क्या जरूरी है, तो है क्या है, इसके विपरीत वह मानव उन्नति का बाधक तत्व मानता था। किसको, संपत्ति को। यह उसे जीवन के सच्चे ध्येय से गिरा देती है और उसके शौर्य को प्राप्ति में विघ्न डालती है, शौर्य प्राप्ति में विघ्न डालती है। व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा मानव उन्नति का प्रतीक नहीं है, अपितु उसके ह्रास और पतन का प्रतीक है। रूसो की भांति प्लेटो व्यक्तिगत संपत्ति की संस्था के अबुदेव का मानव पतन का मूल कारक मानता है। व्यक्तिगत संपत्ति के कारण ही व्यक्ति में लालच, लोभ, मोह और संचय की दूषित प्रवृत्तियां विकसित हुई है। इसका मानना था कि अगर किसी व्यक्ति के पास में संपत्ति आ जाएगी तो उसमें लोभ, मोह, माया हो जाएगी। वह मानता था कि उसके आदर्श राज्य में शासक वर्ग को व्यक्तिगत संपत्ति से मुक्त रखा जाना चाहिए। उसने अपने अनुभव से जान लिया था कि एथेंस का सामाजिक जीवन व्यक्तिगत संपत्ति के कारण ही बटा हुआ है। एक और धनवान संपन्न लोग धन की अधिकता के कारण दूषित जीवन यापन कर रहे थे और दूसरी ओर निर्धन लोग अभाव की जिंदगी काट रहे थे। एक नगर राज्य के संपन्न लोगों का लगाव और दूसरे राज्य के संपन्न वर्ग से था। वे राजनीतिक षड्यंत्र लगे रहते थे। तो देखिए व्यक्तिगत संपत्ति को ना उसने संपत्ति से सुरक्षित रखा क्योंकि वहाँ पे षड्यंत्र होते थे। अब आगे देखिए प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद के उद्देश्य। तो देखिए हमारा मकसद रहेगा 20 मिनट में या 15 मिनट में एक क्वेश्चन करवाने का, ताकि जल्दी से जल्दी है वो वीडियो कंप्लीट हो और आप तक ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जल्दी से जल्दी पहुँचे। यहाँ पे आओ। अब हम देखते हैं प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद के उद्देश्य। देखिए राजनीतिक सत्ता को आर्थिक सत्ता से पृथक करना। अब राजनीतिक सत्ता को आर्थिक सत्ता से पृथक करने से देखिए प्लेटो मात्र काल्पनिक विचारक नहीं था, उसे सामाजिक और राजनीतिक जीवन का व्यवहारिक ज्ञान था। उसने देखा कि लोग राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग कर व्यक्तिगत संपत्ति के संचय में लगे जाते हैं। उसने देखा कि जो लोग राजनीति में है वो राजनीति का गलत इस्तेमाल करके धन और संपत्ति का संचय कर रहे थे। यह अभी भी चल रहा है। तो उसने क्या किया, आर्थिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता को अलग कर लिया। तो देखिए वापस राजनीतिक पदों को आर्थिक लाभ प्राप्ति का साधन मानते थे। जन सेवा तो ऊपरी आवरण मात्र था,
प्रजातंत्र में राजनीतिक सत्ता आर्थिक सत्ता से मिलकर भ्रष्टाचार को जन्म देती थी। वहाँ पे प्रजातंत्र की कोई भी भलाई का कोई मकसद नहीं था और वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा था प्रजातंत्र से। अतः प्लेटो ने क्या किया कि वह आदर्श राज्य कायम करना है तो शासक को पूर्णतः आर्थिक सत्ता से मुक्त रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ प्रशासन की स्थापना के लिए प्लेटो जानता था कि जब राजनीतिक नेतृत्व व्यक्तिगत संपत्ति के कारण दूषित हो जाता है तो उसके अधीन कर्मचारी भ्रष्ट क्यों नहीं होंगे। अतः प्रशासन को यदि स्वच्छ, जनापयोगी, जनामुखी बनाना है तो शासक को व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य की संपूर्ण एकता के लिए राज्य के सदस्य व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण आपस में संघर्ष करते हैं, इसी से गुटबाजी को प्रोत्साहन मिलता है। राज्य की स्वायत्त एकता भंग हो जाती है, एक राज्य में दो राज्य बन जाते हैं। जब व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी तो शासकों में हित की भिन्नता के कारण पैदा हुए संघर्ष नहीं होंगे और सब अधिकार की बजाय समर्पित कर्तव्य की ओर ध्यान देंगे, इससे स्वायत्त चेतना बढ़ेगी। राज्य की संपूर्ण एकता के लिए देखिए, सदस्य व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण आपस में संघर्ष करते हैं, सही है, इसी से गुटबाजी को प्रोत्साहन मिलता है, सही बात है। राज्य का स्वायत्त एकता भंग हो जाती है, बिल्कुल। एक राज्य में दो राज्य बन जाते हैं, बिल्कुल। जब व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी तो शासकों में हित की भिन्नता के कारण पैदा हुए संघर्ष नहीं होंगे और सब अधिकार की बजाय समर्पित कर्तव्य की ओर ध्यान देंगे और इससे स्वायत्त चेतना बढ़ेगी। नेक्स्ट देखिए, निर्लिप्तता की भावना। देखिए निर्लिप्त की भावना क्या होती है। प्लेटो की वाणी एक संत की वाणी है जिसे इस संसार की वास्तविकता से सरोकार नहीं है, उसे तो व्यक्ति की चरम उन्नति में रुचि है। एक निर्लिप्त संत ही ज्ञान के सच्चे सुख की अनुभूति कर सकता है। अतः दार्शनिक राजा का निर्लिप्त जीवन रखा जाना प्लेटो के लिए स्वाभाविक था। यह तभी संभव है जब उसके दार्शनिक राजा को संपत्ति के आकर्षक से मुक्त रखा जाए। प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की विशेषताएं तो देखिए, यह मात्र संरक्षक वर्ग के लिए था। प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद की रचना केवल संरक्षक वर्ग के लिए ही की थी। उत्पादक वर्ग को तो संपत्ति के अर्जित करने की पूरी छूट होगी। वह मानता था कि उत्पादक वर्ग में वासना की प्रधानता होती है, अतः उसने संपत्ति के आकर्षण से मुक्त नहीं किया जा सकेगा। देखिए उसका जो साम्यवाद था ये केवल संरक्षक वर्ग के लिए था, जो ऊपर के लेवल के थे, जो नीचे थे उत्पादक वर्ग उसके लिए नहीं था। दूसरा पॉइंट देखिए, व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव। प्लेटो संपत्ति के सामूहिक स्वामित्व को व्यक्तिगत स्वामित्व से बेहतर समझता। पाइथागोरस के अनुसार के अनुयायियों की भांति प्लेटो भी मित्र की संपत्ति सबकी संपत्ति के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देना चाहता था। शासक वर्ग के पास व्यक्तिगत रूप से जमीन होगी और न जायदाद, वे बेरकों में सामूहिक जीवन व्यतीत करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, धन का संचय करना।